गुरुजी महाराज तो बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु थे। वो कहते सी मैं करके दिखाना, और हर एक चीज में उन्होंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रवचन नहीं देते थे, जिससे जो बात करनी थी उससे डायरेक्टली ही बात करते थे, और हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मेरे से डायरेक्टली बात करो। और जो भी हल होता था वो गुरुजी वहीं के वहीं, अगर कुछ बोलना है, कुछ बताना है तो आपको ही बता देते थे, डायरेक्टली आपको। मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में आज से 32 साल पहले लिया। ये जलंधर मंदिर की बात है। तब गुरुजी जलंधर मंदिर में डिफेंस कॉलोनी में 300 नंबर में वहां पे रहते थे, और मैं भी उन्हीं दिनों जलंधर कैंट में रहती थी। और एक बार हम लोग जलंधर सिटी से किसी के यहाँ से वापस जा रहे थे घर, तो रास्ते में मेरे साथ मेरी मासी थी, और उन्होंने कहा कि सुन, यहाँ पे एक बाबा आए हुए हैं, चल वहां चलते हैं, उनका बहुत नाम है, बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं, एंड बहुत महानता है उनकी। मैं साफ साफ उनको मना कर दिया कि मैंने वहां नहीं जाना, मैं सीधा घर जाना चाहती हूँ, मैं किसी बाबे के पास नहीं जाना चाहती। बट हम कौन होते हैं कहने वाले? वो तो गुरुजी महाराज ने मुझ पे कर्म किया होगा, मेरे को ब्लेस कर रहे होंगे, तभी मेरे को अपनी शरण में ले रहे थे। पर हम नादान, हमको कुछ समझ तो होती नहीं है, अपना दिमाग लगाते हैं और अपने दिमाग से हम सोच के बोलते हैं, और इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। बट मेरे साफ मना करने के बावजूद भी गुरुजी महाराज के आगे किसी की नहीं चलती, और हम दोनों वहां पे जलंधर मंदिर पहुंच गए। जैसे ही हम जोड़े उतार के अंदर पहुंचे, गुरुजी महाराज सिंहासन पे विराजमान थे, और उन्होंने कहा आओ मासी पढ़े लंघ आओ। तो हमने एक दूसरे को देखा, और इंसान हैं, यंग थे तब, और स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कुछ पता नहीं था। बट हमने एक दूसरे को देखा और सोचा कि हम लोकल हैं यहाँ के, टू ब्यूटीफुल विमेन गई हैं मंदिर में, तो किसी ना किसी ने बता दिया होगा कि ये दोनों मासी बहनें हैं। ये नहीं सोचा था कि गुरुजी तो जानी जहान है, उनको सब पता है कौन आ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने ही हमें जलंधर मंदिर में बुलाया होगा, उन्हीं की आज्ञा से हम वहां पहुंचे होंगे। बट तब नादान थे, कुछ समझ नहीं था, तो हमने तब एटीट्यूड भी बहुत था, तो सोचा कि शायद किसी ने बता दिया होगा। बट वो पहली मुलाकात में गुरुजी ने क्लियर इंडिकेशंस दे दी थी कि वो कौन है। अगेन हम लोगों को कुछ समझ नहीं आई कि वो कौन है, धरती पे क्यों आए हैं, क्या है, क्योंकि पहली बार में ही उन्होंने मेरा ये तो प्रेजेंट बताया, मेरा पास्ट बताया, मेरा फ्यूचर भी बताया। उन्होंने कहा पोखायो, मतलब हम कहीं से किसी की डेथ से, उनकी डेथ सेरेमनी का भोग खा के वापस आ रहे थे। एंड थर्ड सेंटेंस गुरुजी का था तेरे भरा दा ब्याह नहीं होना उत्थे। और जिसकी डेथ सेरेमनी के भोग से हम आ रहे थे, वो उस टाइम पे मेरी होने वाली भाभी की दादी की डेथ हो चुकी थी, और उनके भोग सेरेमनी से हम वापस घर जा रहे थे। गुरुजी ने तो अपनी तरफ से पूरी हिंट्स दे दी, पूरा कुछ बता सकते, अपना दिमाग लगाना छोड़ नहीं सकते, और हमने कुछ सोचा नहीं, हमें कुछ पता नहीं चला। हम गुरुजी से दर्शन करके उनकी ब्लेसिंग लेके वापस घर चले गए। इसके बारे में हमने
कुछ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम लोग कंडीशन होते हैं बचपन से ही कि भगवान या रब तो ऊपर है। मतलब मैं सिखनी हूँ, सरदारनी हूँ, और हम लोगों को बताया जाता है कि गुरुद्वारे जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेको, वो हमारे भगवान है। तो इसके आगे हम कुछ सोचते नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई होती है बचपन से। तो गुरुजी महाराज को हम यही सोचते थे कि एक बहुत ज्ञानी सेंटली पर्सन है, बहुत महात्मा है, पहुंचे हुए हैं, और वहां पे जलंधर मंदिर में बार बार जाते थे हम। क्या जाते थे वो तो आई थिंक गुरुजी, अब पता चलता है कि गुरुजी हमें बुलाते थे, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और बार बार हमने मंदिर जाना। जलंधर सिटी से जलंधर कैंट के रास्ते में ही गुरुजी का मंदिर आता था, और जब भी हम अप डाउन करते थे तो ऐसा था कि चलो गुरुजी को मिलके चलते, चलो गुरुजी के मत्था टेक के चलते। मतलब छोटे छोटे बहाने ढूंढते थे गुरुजी के मंदिर जाने के। पर तब ये नहीं समझती कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। इतना हमें एहसास भी नहीं था, और इतना पता भी नहीं था, इतनी समझ भी नहीं थी। बहुत साल बाद मेरे को इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज खुद साक्षात रब हैं। सुन रखा था, उन्होंने किसी को कहा था कि मैं जोत आ, जोत तू आया तो जोत विच जावांगा, बट तब भी इस बात का इतनी तवज्जो नहीं दी तब, क्योंकि मैं कह सकती हूँ मैं नादान थी। जैसे गुरुजी कहते सी झल्ली, तो मैं झल्ली सीगी, इतना नहीं सोचा तब इस बार। ऐसे करके गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि इसके आगे जो इसका समय है वो बहुत खराब है, और मैं शायद डोल जाऊंगी। तो वो ही समय था उन्होंने जब मुझे अपने पास बुलाया। ये भी मैं अब रिफ्लेक्शन से कह सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मेरी जर्नी रही, मेरी लाइफ जैसे जैसे बीती, मेरे को बहुत कठिनाइयां आई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अगर गुरुजी का सपोर्ट नहीं होता, अगर गुरुजी नहीं होते, तो बहुत मुश्किल होता, बहुत ही मुश्किल होता जीना। जी हाँ, इट वॉज हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू लिव, बट गुरुजी से हमें वो सपोर्ट मिलता है, हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे हम आगे चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जब जलंधर मंदिर में जाते थे तो मैंने जो नोटिस किया, जो मेरे को पता चले कि गुरुजी बहुत डिसिप्लिन पसंद थे, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट थे। और एक चीज उनको बहुत अच्छी लगती थी, पंक्चुअलिटी। इतनी सफाई थी जलंधर मंदिर में, उनका किचन इतना साफ होता था कि जिसको कहते हैं कि नई किचन में भी अगर दाग हो तो हो, उनके किचन में बिल्कुल कोई भी गंद, कोई दाग, कुछ नहीं था। पूरा पूरा मंदिर यूज्ड टू बी स्पिक एंड स्पैन। जय गुरु जी, सॉरी आई लॉस्ट कंटैक्ट। तो मंदिर में वहां पे बार बार जाते थे, एंड एक बार कुछ लेडीज बैठी थी, एंड बहुत कम संगत होती थी जलंधर मंदिर में, 15, 20, 25 ऐसे। शाम के समय थोड़ी ज्यादा होती थी, दिन में तो बहुत ही कम। एंड एक बार हम 5-6 लेडीज सेमी सर्कल में गुरुजी के सामने बैठे थे, और एक लेडी अपने बेटे के बारे में कुछ बता रही थी, और मैंने आउट ऑफ द टर्न तब बोल दिया, गुरुजी मेरा मुंडा। बोल तो मैंने दिया, और इतना डरी, इतनी घबराई, क्योंकि पता था गुरुजी को ये बात मैंने जो आउट ऑफ टर्न कर दी है पसंद नहीं आएगी।
सब अपने टाइम से अपनी बारी से बात करें, तो गुरुजी को ऐसी बात अच्छी लगती थी। इनडिसिप्लिन पसंद नहीं था। और तब मैं बहुत डरी कि अभी मेरे को सबके सामने डांट पड़ी, अभी मेरे को नाराज होंगे, क्योंकि गुरुजी नेवर यूज्ड टू मिन्स हिज वर्ड्स। जो होता था साफ साफ उसी समय सबके सामने कहते थे। तो संगत काफी डरती थी कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए जिससे कि हमें सबके सामने डांट पड़ जाए, बिकॉज कई बार वो एम्बैरसिंग भी लगता है। आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो तब मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई कि आज मेरे को डांट पड़ी। पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी आई की साइड से देखा, हल्की सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे। एंड आगे वो आंटी से बात करते रहे। वो आंटी बताती रही। ये बात तो यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद, 1 महीने के बाद, हम वही दरबार पे बैठे थे। तो गुरुजी मेरे को इशारा करके कहते, उठ ते उत्थे जाके बह जा। उत्थे का मतलब जो ट्रीटमेंट रूम है गुरुजी का, जो आजकल हम लोग ट्रीटमेंट रूम के नाम से जानते हैं, वो गुरुजी का कमरा होता था। और मैं वहां पे जाके बैठी। बड़े बुरे ख्याल आए दिमाग में। एंड आई एम श्योर गुरुजी को सब पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या नहीं सोच रही। उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी, बट इंसान हूं। एंड वहां पे एक आंटी बैठी थी और रिक्लाइनिंग चेयर पे पाठ कर रही थी। और गुरुजी आए, उनको बोला बीबी बाहर जा। तब मैं और ज्यादा घबरा गई। एंड उसके बाद मेरे को कहते हैं कि झग्गा चुक ले ते लम्मी पै जा। अब these are typical Punjabi words. झग्गा means shirt and लम्मी पैजा means lie down, लेट जा। दिमाग में बड़े बड़े उल्टे सीधे ख्यालात, पर मैंने वही किया जो गुरुजी ने बोला। और मैं जब लेटी वहां पे, तो गुरुजी आए कमरे में। उनके हाथ में 2 स्पून्स थे। उन स्पून्स के साथ उन्होंने मेरा एब्डोमेन, मेरा पेट चेक किया, मेरा पीठ चेक किया। और बहुत कंसंट्रेशन के साथ उन स्पून्स की तरफ देखा। और मेरे को बोला 10 मिनट बैठ जा, फिर बाहर आ जाए। तो मैं वहां पे नीचे कारपेट पे 10 मिनट के लिए बैठी रही, और कुछ देर बाद मैं बाहर चली गई। संगत जी, पता नहीं क्या था, मेरा विश्वास था उनमें, या गुरुजी को पता था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी या पूछूंगी। क्योंकि मैंने गुरुजी से नहीं पूछा कि उन्होंने क्या किया, क्या देखा, ये सारा क्या था, ऑपरेशन या जो भी है, मेरी ट्रीटमेंट क्या था। मेरे को तो तब ये भी नहीं पता था कि मेरी ट्रीटमेंट हो रही है। लेट फ्रैंकली स्पीकिंग कि गुरुजी ने बोला और मैं चली गई, और उन्होंने चेक भी कर लिया। और ना गुरुजी ने मुझे बताया, ना ही मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी क्या किया आपने, ये क्या था। अब जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया था इस जन्म में, उससे पहले मेरे काफी अबॉर्शंस हो चुके थे, मिसकैरेजेस हो चुके थे। शादी के कुछ साल हो गए थे, बट बहुत खुश मिजाज थी, हैप्पी को लकी, एंजॉयिंग लाइफ टू द फुल। इधर घूमना उधर घूमना, बड़े खुशहाल कपल। और ये एहसास भी नहीं था कि बच्चा नहीं है घर में हमारे। बट शायद मेरे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा चल रहा होगा जो मैंने गुरुजी के सामने बात की थी। और गुरुजी को भी पता था कि मेरे साथ क्या होगा, क्या हुआ है। और उन्होंने जो भी ट्रीट किया मेरे को नहीं पता, और ना ही मैंने उनसे पूछा। जलंधर मंदिर के, मतलब मैं जलंधर में कुछ साल रही। मैं आती जाती रही गुरुजी के दरबार में। मेरे अंकल भी जब जलंधर आते थे, तो मैं उनको गुरुजी के पास दर्शन के लिए लेके गई। मेरे अंकल ने भी गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त की। और जब गुरुजी जयपुर आए एक बार, तब तक हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए थे और जयपुर में रह रहे थे। वहां पे गुरुजी ने फिर से हमें ब्लेस किया, मेरे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया।
और अब तक तो हम लोग आईवीएफ भी करा चुके थे और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करा चुके थे, पर तब भी कोई इश्यू नहीं था। एंड डॉक्टर्स ने ये बोला था कि बहुत मुश्किल है, रादर इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी फीटस रिजेक्ट करती है, इनका अपने आप हैबिचुअल मिसकैरेज हो जाता है, एंड इनका माँ बनना बहुत ही मुश्किल है। बट भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। डॉक्टर्स भी अपना सर रब के आगे झुका देते हैं, और ऐसा ही हुआ। बहुत ट्रीटमेंट ली, बहुत कुछ लिया, बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सारी दवाइयां डस्टबिन में फेंक दी। मैंने कहा बस बहुत हो गया, और कुछ नहीं लेना। एंड उससे कुछ महीने पहले पता था गुरुजी जयपुर हैं, जयपुर आ रहे हैं। और जब गुरुजी जयपुर आए, हम ब्लेसिंग्स लेने गए, एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हमें। ब्लेसिंग्स के एग्जैक्टली 3 साल बाद मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ, जो अब एक यंग आदमी है, ही इज ए यंग मैन नाउ। एंड ये ग्रेस गुरुजी की है, गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का शुक्राना, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर मेरे घर में बेबी नहीं होना था। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। मेरे को अब मैं रियलाइज करती हूँ कि बार बार जब वो जलंधर बुलाते थे, मंदिर में बुलाते थे, तो मेरे कर्म काट रहे थे, मेरे कष्ट काट रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इतने कर्म के बुरे कर्म होने, या बुरे कर्म थे या जो भी था, कि इशू नहीं होगा। और संगत जी, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कहते थे हर एक चीज का वक्त होता है ते जगह होती है। तो शायद मेरा जो वक्त था वो तब था नहीं जब मैं जलंधर मंदिर में जाती थी, और मेरी जगह भी शायद जयपुर में ही थी ब्लेसिंग्स की। इसीलिए जब गुरुजी ने जयपुर में ब्लेस किया, तब मेरे को गुरुजी ने एक बेबी दिया। अब जलंधर मंदिर में भी जब हम जाते थे, तो गुरुजी ने एक बार जैसे बुलाया, सेवा करवाई, इनाली चाय बना के लेके आ, एक बार जैसे कि आ मेरे पैर घुट दे, तो तब हमको लगता था कि अरे वाह, हमारी बारी है। तब हमारे एटीट्यूड इतना होता था कि हम समझते थे कि अरे हमारा नंबर आ गया, आप तो रह गए, हम गुरुजी के पैर दबा रहे हैं। तब ऐसी बात होती थी, और ये नहीं रियलाइज करते थे कि महाराज तो हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं, हमें सुधार रहे हैं, हमारा भांडा साफ कर रहे हैं। तब ये बातें नहीं समझ आती थी। ये तो बहुत लेट, लाइफ के बहुत लेट ये बातें हमें समझ आई कि ये तो हमारे कष्ट कट रहे थे। जब सेवा मिली, चाय बना के लिया, तब लगता था कि अच्छा मेरे को बुला गया। तब आई मी माई सेल्फ वाली फीलिंग आती थी, अहम था। आज की डेट में वो चीज नहीं है कि अब ये मालूम हो गया है, और ये इस बात का विश्वास है कि सब कुछ गुरुजी ही हैं। मैं जैसी हूं वो गुरुजी ने मुझे वैसे बनाया। मेरे साथ जो होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है। जो मुझे नहीं मिला वो भी इनकी इच्छा है, जो मिला वो भी इनकी इच्छा है। आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी हो रहा है गुरुजी महाराज की इच्छा के अनुसार हो रहा है। पर तब ये बात का एहसास नहीं था, और तब लगता था कि अरे हमारी बारी, अरे हमें बोला गया। आई मी माई सेल्फ होता है, या एटीट्यूड कह लो, या कुछ कह लो, या ना समझी कह लो, तब वैसे थे। पर धीरे 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 गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, शब्द बाणी सुनने के बाद, व्याख्या सुनने के बाद, आज हम ये कह सकते हैं कि हम एक टोटली डिफरेंट पर्सन है। मैं ही नहीं, सारी संगत जो भी गुरुजी की संगत है, उन्होंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखे होंगे, और ये चेंजेस धीरे धीरे ही आते हैं, और गुरुजी ही लेके आते हैं। गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। जो माने उनको भी ब्लेस किया, जो नहीं मानते थे उनको भी ब्लेस किया। मेरी फैमिली में मैं सबसे पहले गुरुजी के पास उनके शरण में गई।
एक बार मेरी मदर भी गई, बट इतना मानती नहीं थी, क्योंकि वो जलंधर रहती थी। तो गुरुजी जब मेरी मासी के घर आते थे तो मेरी मदर होती थी, और वैसे भी एक दो बार मिली गुरुजी से, बाहर सोशली भी मिली। पर मेरे को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी ब्लेस किया, और वो ब्लेसिंग्स मुझे आज की डेट पे दिखती हैं कि हाँ, उनकी ब्लेसिंग्स मेरी मदर के साथ हैं। एक बेटा ब्लेस करने के बाद हम लोग तो बहुत खुश हो गए, और शुक्राना किया, बट उस तरह से नहीं जैसे कि करना चाहिए था। हर एक चीज का शुक्राना करना चाहिए हमें, छोटी बड़ी सब चीजों का। ऐसा था कि मिरेकल हुआ है, या बहुत गुरुजी ने हम पे एहसान किया, ब्लेस किया। बट गुरुजी हर एक चीज किसी कारण से करते थे। और मैं आपको इस बात का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैंने कंसीव किया, तो एक डॉक्टर थे जो मेरे एक रिलेटिव के ही सबॉर्डिनेट थे, और काफी साल से वो सबॉर्डिनेट थे। वो मेरे रिलेटिव उनको काफी साल से जानते थे, बट मेरा क्योंकि जब समय नहीं आया था तो किसी ने उनका जिक्र भी नहीं किया। और जब मेरा कंसेप्शन हो गया, या कंसेप्शन से पहले, उनकी ट्रीटमेंट मैं लेना शुरू कर दिया। और जब वो डॉक्टर मुझे बुलाते थे चेकअप्स के लिए, उसी हॉस्पिटल में बुलाते थे जो गुरुजी का ब्लेस्ड हॉस्पिटल था, और जिनके ओनर्स गुरुजी के संगत थे, गुरुजी को मानते थे और गुरुजी के आश्रम में जाते थे। तो ये एक पूरा सर्कल था जो समझ तब नहीं आया, और अब मैं जब मुड़ के देखती हूँ तो तब मेरे को समझ आता है कि उस टाइम पे कैसी चीजें फिट बैठ गई कि पजल सब कुछ सॉल्व हो गया। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की, उनकी लाइफ बचाई। कुछ साल पहले मेरी मदर इन लॉ, वो पंडित को बिलीव करती हैं और जन्म पत्री वगैरह दिखाती हैं। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि वो कहीं गई थी, उनको एक पंडित जी मिले, तो कहती कि मैंने उनको अपना घर का एड्रेस दिया और वो कल सुबह आएंगे। मैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि इनवाइट कर चुकी थी मेरी मदर इन लॉ ने। तो जब वो पंडित जी आए तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि अपने हस्बैंड की पत्री ला के इनको दिखाओ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड के लिए बहुत फिक्र करती थी, और उनका समय उस समय बहुत खराब चल रहा था। एवरीथिंग वॉज फॉलिंग अपार्ट, कुछ भी ठीक नहीं था। तो बहुत फिक्र करती थी, और उन जब ये पंडित जी मिले थे तो उनको विश्वास हुआ कि ये जो भी कहेंगे सही कहेंगे और ठीक कहेंगे। तो मेरे को उनको पत्री दिखाने के लिए बोला गया। मैं पत्री लेके आई, और वो पंडित जी ने बड़े आराम से गौर से वो देखी पत्री, और कहते हैं किसकी पत्री दिखा रही है, ये तो इंसान जिंदा नहीं है। तो मैंने उनकी तरफ देखा कि क्या बोल रहे हैं, और कहते हैं हाँ, ये तो इंसान पूरा हो चुका है। मैं कहा पंडित जी, आप सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं। आप मेरे हस्बैंड की पत्री देख के बोल रहे हैं, और वो यही इसी घर में हमारे साथ रहते हैं, तो आप ये बात कैसे कह सकते हो। कहते हैं आपकी ये पत्री, जन्म पत्री बता रही कि ये इंसान पूरा हो चुका है। तो अब पंडित जी ने तो जो पहला था, जैसे पहले लिखा होगा पत्री में, उसके हिसाब से देख के बता दिया। पर हम तो जानते हैं कि जब एक बार गुरु जी की शरण में आ जाओ तो वो लेख बदल सकते हैं, और उन्होंने मेरे हस्बैंड की लाइफ बख्शी थी। ऐसे ही नहीं कि जहां उनकी नौकरी थी, जैसे थी जिस जगह पे वो थे, वहां पे भी उनकी जान को बहुत खतरा था, बहुत ज्यादा खतरा था। और वो बच बचा के अपनी लाइफ सेव करके वापस घर आए थे। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं था।
अम, मेरे अंकल की एक बार बहुत मैसिव एक्सीडेंट हुआ। अम, बड़ी स्पीड से कार आई और उनको हिट करके चली गई और कार पूरी घूम गई। वो वाली कार जिसने हिट किया था और ये दोनों हेवी व्हीकल्स थी, पूरी घूम गई और घूम के फिर सीधी आके खड़ी हो गई और वो आराम से घर आ गए। यही नहीं, एक बार उसी स्पॉट पे दूसरी बार उनका एक्सीडेंट हुआ और उनको एक्सीडेंट से पहले एक कॉल आता है और उस जमाने में, आज से कुछ साल पहले की बात है, बड़े आराम से अंकल मोबाइल यूज करते थे कार चलाते समय, मना करने के बावजूद भी नहीं सुनते थे। और उस दिन उनको एक कॉल आता है एंड वो अपनी गाड़ी साइड पे पार्क करके कार से बाहर निकल जाते हैं और आगे इंजन की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं और वो कॉल रिसीव करते हैं। इतनी ही देर में जैसे वो आगे खड़े होते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर एक गाड़ी आती है और खूब जोर से कार को हिट करती है और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ड्राइवर की जो सीट थी वो उछल के लेफ्ट साइड पे चली गई और जो डोर था, ड्राइविंग साइड का जो व्हील का जो डोर था, वो बिल्कुल क्रश हो गया, क्रम्पल हो गया। और मतलब अंकल की आंखों के सामने ये हो रहा है और 2-3 फीट की दूरी पे ये हो रहा है। अंकल भी घबरा गए और उनको लगा कि वो गाड़ी ने उन्हें भी हिट किया है। पर कुछ देर बाद संभले, अपने आप को फील किया, टच किया, सब ठीक है और घर पहुंचे। और इतनी बुरी तरह से कार वो डैमेज थी कि हमको भी had to just write it off, स्क्रैप में बेचनी पड़ी। तो ये और कौन कर सकता है? गुरुजी महाराज ने ही उनको वो थॉट डाला जो इंसान कभी भी नहीं सुनते थे। चलती कार में मोबाइल यूज करना है, कॉल करनी है, कॉल रिसीव करनी है। और उस दिन गुरुजी ने ही उनको गाड़ी से बाहर निकाल के थोड़ा आगे तक भेजा होगा और उनकी लाइफ बख्शी होगी। ये भी महाराज की ब्लेसिंग्स है, उनकी ग्रेस है। ऐसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड को काफी बार ब्लेस किया अलग अलग तरीके से। गुरुजी अंग संग सहाय हैं, ये तो हम सब मानते हैं। छोटी छोटी चीजें मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। एक बार इनका वॉलेट एक मार्केट एरिया में गिर गया और रात को आए और मेरे को कहते हैं कि मेरा ना वॉलेट गिर गया। एज अ वाइफ, एज अ लेडी, एज अ ह्यूमन बीइंग, रिएक्शन था, ओ हो, पैसे ऑब्वियसली उनकी जरूरत होती है और हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। और मैंने सुबह ही इनको एक बंडल डालते हुए देखा था, तो मैंने कहा कि सारे गए? कहते नहीं, पैसे तो मैंने मेरी थोड़े से तो ऊपर वाली पॉकेट में थे, पर मेरे कार्ड्स एंड काफी इम्पोर्टेंट नंबर्स एंड काफी एक दो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वॉलेट में जो गिर गए। और मैं 1 घंटा उसी जगह में ढूंढता रहा, वापस अपने फ्रेंड के पास गया, उसकी कार में बैठे थे वहां चेक किया, सब कुछ किया, पर नहीं मिला। और सडनली कहते हैं और उसमें तेरे गुरुजी की स्वरूप भी था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने उनको एक पॉकेट स्वरूप दिया था और कहा था कि इसको हमेशा अपने वॉलेट में रखना। जैसे ही इन्होंने कहा कि तेरे गुरुजी का स्वरूप था, मैं मुस्कुराई और मैंने इनको कहा आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा। नेक्स्ट डे सुबह एक फोन नंबर से बार बार कॉल आ रही थी इनको। तो कुछ देर बाद हरिडली तैयार होने लगे, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि वो जो कॉल आ रही थी ना, वो उसी इंसान की थी जिसको मेरा वॉलेट मिला। मैंने कहा कैसे मिला? कहते मेरे उस वॉलेट में, वो उन आदमी के पास गए, उनसे अपना वॉलेट लेके आए, इंटैक्ट थी सारी चीजें। शुक्राना गुरुजी, आपने उनको सही हाथों में पहुंचाया। और जिनको वो वॉलेट मिला था उन्होंने पूरी वॉलेट खोल के एक एक चीज की पिक्चर्स खींच के मेरे हस्बैंड के मोबाइल में भेजी थी।
और मोबाइल नंबर उनको कैसे मिला? क्योंकि हस्बैंड के पर्स में एक उनके टेलर का रिसीट थी, और उसने टेलर को कॉल किया, टेलर ने बताया कि हाँ मैं उनको जानता हूँ और आपको मैं सुबह इनका नंबर दूंगा। तो इस तरह से गुरुजी ने इनका वॉलेट सेव किया, और इम्पोर्टेंट, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीजें थी जो वापस हमें मिली। यही नहीं, एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक बार नहीं, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। कभी मेरी बैंगल्स गुम जाती हैं, नहीं मिल रही होती, फिर मैं कहती हूँ हाय गुरुजी लगवा दो ना, और कुछ देर बाद देखते तो वो सामने ही पड़ी होती है, पर जब पहली 2-3 बार छान मारते हैं तो कभी नहीं मिलती। एक बार मैं कहीं सत्संग पे जा रही थी, और मैंने कहा अच्छा चलो, ये नहीं, ये अच्छी वाली शॉल, थोड़ा सा अहम आ गया होगा शायद, एक अच्छी सी शॉल निकाल के मैंने कहा ये लेके चलते हैं। वहां मैं बैठी सत्संग के दौरान मेरे ख्याल आया कि मैं ऐसी ये शॉल उठा के लाई, कुछ भी ला सकती थी। ये थॉट आया, और उसके बाद मैंने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद किया और घर की तरफ आई। घर आई, मैंने उसके बाद कहीं बाहर जाना था, तैयार त्यूर होके फिर से बाहर चली गई। नेक्स्ट डे मैंने कहीं जाना था, और मैंने कहा अरे मेरी वो शॉल कहाँ है? तो मैंने कहा अच्छा यहीं कहीं होगी, और मैंने जहां जाना था मैं चली गई, मैंने कहा आके ढूंढूंगी। एक दिन निकल गया था गुरुजी, दूसरे दिन जब हमने ढूंढना शुरू किया तो संगत जी वो शॉल मिले ना, और बिल्कुल नहीं मिले, इधर उधर सब जगह, सारी कबर्ड्स, ड्रॉर्स, सब कुछ, किचन वगैरह सब जगह मैंने ढूंढा। एंड फिर मैंने कहा गुरुजी प्लीज हुन शॉल लभवा दो, नहीं लभ रही। एंड उसके साथ मेरी उस शॉल के साथ सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच थी। एंड मैंने अपनी मेड को बोला जाओ जाके देखो, बाहर देखो। कहती कहीं नहीं है, हम देख रहे हैं, आपका दूसरा दिन है, आप ढूंढ रहे हो। मैंने कहा ऊपर वालों से पूछो, जाके उनसे देखो जो हैं। तब वो हमारे जो घर के ऊपर रहते थे उनके ड्राइवर के पास गई, और बाकियों से सबसे मैं पूछ चुकी थी। तो ड्राइवर ने उनको बोला क्या ढूंढ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप? तो कहती शॉल। कहती शॉल का तो नहीं मेरे को पता, पर एक चादर मिली है मेरे को। तो कहती कहाँ से मिली? कहती है कि कहता है कि एक चादर गेट के सामने गिरी पड़ी थी, और मैंने उसको उठा के कार के बोनट पे रख दिया, आप नीचे जाके देख लो, शायद वही हो। गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने 2 दिन मेरी उस शॉल की रक्षा की, गार्ड किया। क्योंकि जब मेरी मेड वो नीचे गई, उसने देखा कार के बोनट पे वो शॉल पड़ी है, और लाके मेरे को कहा ये लो अपनी चादर। अब एक ऐसे सड़क पे जहां पे बहुत ज्यादा फुटफॉल है, इट्स अ वन वे रोड, एंड बहुत लोग आते जाते हैं, इट्स नियर अ मार्केट एरिया, उस जगह पे शॉल का 2 दिन बॉनेट पे रहना बहुत बड़ी बात है। और रक्षा की सिर्फ गुरुजी महाराज ने। ऐसी हमारी छोटी छोटी बातें भी महाराज सुनते रहे। जब वो चोले में थे तो हमारे को ब्लेस करते रहे। चोला छोड़ने के बाद उनकी ब्लेसिंग्स मैनी फोल्ड्स हो गई, और इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली कि पूछो नहीं। उन्होंने मेरे बेटे की हेल्थ इंप्रूव की। एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ मेरे बेटे का, कि एक बार उसकी आंखों में बहुत जलन थी, बहुत ज्यादा जलन। और उसने मेरे को सुबह उठाया, और मेरे को बोला कि मम्मी मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही, आंख में, एक आंख में, और देखा तो वो बिल्कुल लाल हुई थी। और मैंने कहा आपने मेरे को पहले उठाना था। कहता आप सो रहे थे। और मैंने कहा आप अपने रूम में जाओ। मैंने मंत्र जाप लगाया, और मेरे घर में गुरुजी का एक छोटा सा दरबार बना रखा मैंने, और उसमें से मैंने जल प्रसाद लिया और इसकी आंख में डाला। जैसे ही आंख में डाला, इतनी जलन हुई कि वो चिल्ला उठा और कहता मम्मी आपने मिर्ची डाल दी है। और जब मैंने दूसरी आंख में डाला तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का जो वो जल प्रसाद था, दैट एक्टेड एज मेडिसिन फॉर हिम। उसने उसकी आंख में दवाई का काम किया।
क्योंकि वो गुरुजी का ब्लेस्ड जल प्रसाद था, उनकी ब्लेसिंग्स थी उसमें। और कुछ ही देर में उसकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई, उसका जो रेडनेस थी वो भी चली गई और वो नॉर्मल हो गई। ऐसे छोटी 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 बहुत सारी ब्लेसिंग्स रोज मर्तबा हमारी लाइफ में होती हैं। डे टू डे लिविंग में हमें इस बात का एहसास होता रहता है कि हाँ, गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। कुछ साल पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी और एक मेरे ना कान में हल्की सी खराश हुई एंड मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गई। उन्होंने मेडिसिन दे दी, उन्होंने कहा एक छोटा सा कहीं एक दाना सा है, वो ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद उसी ईयर से थोड़ी सा ब्लड निकला। अगेन आई वेंट टू द ईएनटी, इज नथिंग मच, कुछ खरोच वगैरह देते हो आप लोग, आपने कुछ एयरबड या कुछ डाला होगा, डोंट पुट एनीथिंग इन योर। हम भी कह के भूल गए। उसके बाद कुछ समय बीता एंड मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई। डिटेरियोरेट इन द सेंस कि मेरे को पूरी बॉडी में स्क्रैचेस शुरू हो गए। इतनी इरिटेशन होती थी दैट आई वुड स्क्रैच 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 एंड ब्लड आने लग पड़ा। बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास। इसके साथ साथ मेरे को और भी प्रॉब्लम्स हुई, लाइक स्किन एलर्जी थी, एयर इन्फेक्शन थी, अपसेट स्टमक रहा, अपसेट स्टमक टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो ये मेरा क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा था जो तब समझ नहीं आया। एंड अब अपसेट स्टमक का तो मेरे को गुरुजी को अरदास करनी पड़ी कि गुरुजी अब तो प्लीज क्योर कर दे, बिकॉज पहले 5 दिन एंटीबायोटिक्स खाए, फिर उसने उसको फिर एक्सटेंड कर दिया फॉर 7 more days, फिर उसने डोज बढ़ा दिया, ऐसे कर करके ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था। और इतनी एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरे को पता था कि ये तो मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरे कष्ट कट रहे हैं। और मैंने फिर एक दिन रात को गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अब तो प्लीज कुछ करो आप, क्योंकि इतना मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा, कमजोरी बहुत आ गई है। एंड बिलीव यू मी संगत जी, नेक्स्ट डे से मेरे अपसेट स्टमक वगैरह सब ठीक, और एयर में कोई इन्फेक्शन नहीं थी। पर स्किन की जो एलर्जी थी, जो मैं स्किन स्पेशलिस्ट चेंज कर रही थी, वो दे कुड नॉट कम टू एनी डिसीजन। और एक बार मैं किसी एक स्पेशलिस्ट के पास गई तो वो चेक कर रही थी। मैंने कहा मेरे सर पे भी खुजली हो रही है, देखो यहाँ पे भी तो नहीं कहीं इन्फेक्शन हो गई। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, ये एक इंडिकेशन था स्किन का जो एलर्जी का गुरुजी की तरफ से, क्योंकि जो मेरी एयर इन्फेक्शन थी वो पहुंच पहुंच के सीधा इट वाज गोइंग टुवर्ड्स माय ब्रेन, और मेरे कान के ऊपर वाले एरिया में वो इन्फेक्शन पहुंच चुकी थी। एंड बाहर उस हेड से मेरा पस ooze आउट होने लग पड़ा था, और उसकी मेरे को खुजली शुरू हुई थी, जो हमें पता ही नहीं चला कि कब हुआ कैसे हुआ। बट इन द मीन टाइम दैट इन्फेक्शन फ्रॉम द एयर had traveled till my near my brain on my in my head, and अब उसको दिखाने के लिए कि ये तुम्हारे साथ ये हो रहा है, मेरे सर पे भी या स्किन में बॉडी में खुजली हुई, जिससे कि लोगों ने तब स्पेशलिस्ट ने बहुत गंदी गंदी बीमारियों के नाम भी लिए थे। और जब वो डॉक्टर ने मेरा हेड देखा तो कहता वी हैव टू डू द प्रोसीजर हेयर फर्स्ट। उसी समय उन्होंने मेरे हेड का वो प्रोसीजर किया, पस वगैरह निकाली, बैंडेज की, 2-4 दिन बैंडेज करते रहे, दबाते रहे, पूरी पस क्लियर की। एंड मतलब मैं थोड़ी ठीक हुई। बट ये जो स्किन एलर्जी जो लोगों ने इतने नाम नूम दिए, मैंने फिर अल्टीमेटली एक डॉक्टर बदला, एंड उन डॉक्टर ने कहा कि कोई खास बड़ी बात नहीं थी, आपको इंटरनल ड्राइनेस थी, इससे आपको खुजली हो रही थी। तो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो भी बड़ी या छोटी प्रॉब्लम्स थी, मेरे को नहीं पता, गुरुजी ने उसको छोटे में करके काट दिया, मेरे को हेल्थ बख्शी। और इसी तरह से मतलब समय बीतता गया। और जो जो हम बातें करते थे, गुरुजी मेरे को इस बात का तो विश्वास है, सुनते ही हैं हमारी बातें, हमारे अंग संग हैं। रिसेंटली कुछ साल पहले हमने
एक घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट करने के लिए। और जब हम एक पर्टिकुलर घर पे पहुंचे तो मैंने कहा ये तो मैंने कहीं देख रखा है। तो मेरे को एहसास हुआ कि ये घर तो मैंने आज उस दिन से 10-12 साल पहले अपने ड्रीम में देखा था। और तब मैंने कहा था ये पता नहीं किसका घर है, बड़ा सुंदर सा घर है, बड़ा मॉडर्न सा घर है। उस जमाने में वैसे घर बनते नहीं थे, तो मेरे को लगा किसी बाहर कंट्री का घर है। तो गुरुजी ने मुझे वो विजन पहले ही दे दी थी। और जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे, तो मैंने कहा गुरुजी आई होप यू आर ब्लेसिंग अस हियर ऑल्सो, आप यहाँ पे हमारे साथ हो, हमें ब्लेस कर रहे हो। ये कहने की देर थी कि गुरुजी ने अपने घर में होने का एहसास दिला दिया। उन दिनों लाइट्स बहुत जाती थी बिकॉज लाइन ले कर रहे थे, बड़ी लाइन ले कर रहे थे, तो बहुत पावर कट्स होते थे। और मैं क्योंकि हम नए नए शिफ्ट हुए थे, मैं अपने हस्बैंड को कहा इन्वर्टर लगवाओ, जेन सेट लाओ, तो अभी तक कुछ कर नहीं रहे थे। एज इट इज थोड़े से वो टेक इट इजी हैं, आराम से काम करते हैं। और एक दिन रात को लाइट चली गई, ऑलमोस्ट 2 बजे थे, सारी रात लाइट नहीं रही। 5 बजे तक हम जाग रहे थे एंड सुबह सुबह आंख लगी और सडनली मेरा बेटा आके मेरे को उठाता कि मम्मी 1 मिनट आके बात सुनो, जरा देखो क्या हो रहा है। एंड वो मेरे को गुरुजी के कमरे में ले गया और हमने देखा कि गुरुजी के कमरे का फैन चल रहा है। तो मतलब मैं भी आधी नींद में थी, मैंने कहा तुमको इतनी बात नहीं समझ आई, शायद ये इस कमरे का कनेक्शन लिफ्ट के साथ जुड़ा है, क्योंकि उस कमरे के पीछे ही लिफ्ट थी। मैंने कहा लिफ्ट के साथ जुड़ा है, इसीलिए इस कमरे में ये फैन चल रहा है। और मैंने उसको स्विच ऑफ किया एंड फिर मैंने जब उसको स्विच ऑन किया तो फैन वोंट मूव, वो चला ही नहीं। तो मैंने उसको 1-2 बार ऑफ ऑन किया और मैंने कहा मतलब नींद में थी, तो मैं को आके बाद में देखूंगी, अभी मेरे को नींद आ रही, तुम मेरे मतलब डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को। और ऐसे कह के मैं गुरुजी के कमरे से अपने बेडरूम में चली गई। जब थोड़ी देर बाद उठी फ्रेश होके मैं गुरुजी को मत्था टेकने गई तो गुरुजी कहने मैनू घर में बिठा छड्या सी। देन इट स्ट्रक मी और मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो गुरुजी हमारे को बता रहे थे, क्योंकि मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था आप हमें ब्लेस कर रहे हो, यहाँ हो हमारे साथ। और ये गुरुजी ने दिखा दिया कि हाँ ही इज देयर विद अस इन दिस हाउस। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप छोटी छोटी हमारी बातें सुनते हो और उसकी कॉन्फर्मेशंस भी देते हो, अपना प्रमाण भी देते हो, जिससे हमारा हौसला भी बना रहता है और हमारा समय भी कटता रहता है। हमारे को ये फील होता है कि आप हमारे साथ हो। एक बार छोटा सा किस्सा है कि मैं और मेरी फ्रेंड फोन पे बात कर रहे थे। गुरुजी तो फोन तक की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। और मेरी उस फ्रेंड ने मेरे को बोला कि अभी ना मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो हम लोग मॉल में चलेंगे, रात को बच्चे वगैरह वहां पे एंजॉय कर लेंगे, डिनर करके आएंगे। और मैंने उसको साफ मना कर दिया कि रात को नहीं जा सकती, कि अंकल को इतना पसंद नहीं है। और अगर अंकल नहीं हो तब तो बात अलग है, पर अंकल घर में हो वो जाना पसंद नहीं करेंगे मॉल में, और मैं उनको छोड़ के जाऊं तो ठीक नहीं लगेगा। अंकल अगर आउट ऑफ स्टेशन है तो अलग बात होती है। इतनी सी मैंने कहा, और ये तो काम मैंने कहा सिर्फ गुरुजी तुसी कुछ कर सकते हो जो करना है। मैंने गुरुजी से ऐसे बात की, कॉन्वर्सेशन के दौरान ही मैंने उन गुरुजी से बात की। और उसी दिन शाम को जब अंकल घर आए तो कहते हैं कि मेरे को आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा फॉर अ फ्यू डेज। और मैं बड़े खुश मन में, मेरे लड्डू फूट रहे हैं कि अरे गुरुजी ने हमारी बात सुन ली और गुरुजी इनको आउट ऑफ स्टेशन भेज रहे हैं। तो मैंने कहा कब जाना पड़ेगा? कहते हैं अभी 2-4 दिनों में। ये मिड मंथ की बात है और उनकी मेरी सहेली की एनिवर्सरी एंड ऑफ द मंथ में थी। एंड करते करते संगत जी, ठीक मेरे सहेली की एनिवर्सरी के एक दिन पहले अंकल फ्लू आउट ऑफ इंडिया एंड ही केम बैक 3 days लेटर, जब उसकी एनिवर्सरी हो गई, सब कुछ हो गई। तो ऐसे गुरुजी छोटी छोटी हमारी मुरादें पूरी करते हैं। बट गुरुजी कहते सी समय सही होना चाहिए।
ते जगह भी सही होनी चाहिए। तो जब तक समय नहीं ठीक तो वो हमारी विशेष पूरी नहीं करते हैं। पता उनको सब रहता है कि इसको ये चाहिए, ऐसा मांग रही है, बट वो हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है, वो हमें तभी देते हैं जब सब हमारे लिए अच्छा हो। अगर हमारे को उससे कोई बेनिफिट नहीं है या हमारे अगेंस्ट है तो वो चीज हमें नहीं मिलती उस समय, टिल द टाइम इज राइट। ऐसे ही ऑफ लेट अभी गुरुजी ने मुझे फिर से अच्छी हेल्थ ब्लेस की। लास्ट ईयर उनके बर्थडे के दिन मैं कहीं सत्संग पे थी और मैं वहां एकदम से गिर गई। बिल्कुल आराम से खड़ी थी और मैं गिरी। समझ नहीं आया क्या हुआ। 7 जुलाई से लेके 7 नवंबर तक मैं 2-3 बार वॉशरूम में गिरी तो सब लोग डर गए कि इसको क्या हो रहा है। एंड जुलाई में गिरी, अगस्त में गिरी, सितंबर में गिरी। ऐसे आई कंटिन्यू टू हैव दीज फॉल्स। एंड ये गुरुजी मेरे को इंडिकेट कर रहे थे कि अपनी तेरी हेल्थ खराब हो रही है, अपना हेल्थ पे ध्यान दे। पर हमें समझ नहीं आया अभी तक। ऐसे इंडिकेशन कई बार नहीं समझ आते। इतने फॉल्स होने के बावजूद मेरी फ्रेंड्स मेरे को कहने लग पड़ी कि भाई अपना चेकअप कराओ, अपना सब अपनी अपनी एडवाइस देने लग पड़े। इसी के दौरान बिकॉज कोविड चल रहा था तो हॉस्पिटल्स में जाने से डर भी लगता था। और मेरी हमेशा गुरुजी से ये अरदास रहती थी कि गुरुजी कोविड ना होने देना, कोविड तो बचाओ, प्लीज सेव मी एंड माय फैमिली फ्रॉम कोविड। तो बाय हिज ग्रेस हमें कोविड तो नहीं हुआ उन दिनों, बचे रहे, हमारी फैमिली में कोविड नहीं आया। बट मेरे को सडनली सांस की तकलीफ हो गई। there was some allergy or some infection in the left nostril कि मेरे को सांस घुटने लग पड़ा, सांस नहीं आया। इतनी बुरी हालत होगी कि एक दिन तो मेरे को, एक रात तो मैं बैठ के काटी। मैंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया ऑन जूम एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस की, वीडियो कॉलिंग की, एंड उसके बाद मेडिसिन ली। बट 5 डेज के एंटीबायोटिक्स के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एंड उसके कुछ देर बाद मेरे को फिर से ही वही हाल हुआ। एंड इतनी घुटन, इतना सांस रुक रहा है कि आई कुड नॉट इवन सिट द होल नाइट। मैं चलती रही, चलती रही। जब मैं बैठूं तब ओके था, जब मैं लेटने की कोशिश करूं तो सांस ना आए। तो इतना घबरा गए कि सुबह 5 बजे मैंने अपने एक फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे से सांस ही नहीं आ रहा। वो भी घबरा गई कि ऐसा तो होता नहीं कि कुछ किसी ना किसी टाइम पे तो इतनी नींद आती कि इंसान सो जाता है, और ये तो सारी रात जागती रही है। और मेरा बेटा, इट वाज अ सैटरडे, तो नेक्स्ट डे संडे था। जब सुबह हुई तो मेरे बेटे ने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा ईएनटी अवेलेबल है। और यहाँ पर संडेज को डॉक्टर्स जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, बट लकली बाय गुरुजीज ग्रेस हमें एक ईएनटी का नंबर मिला घर के पास, और उन्होंने अपॉइंटमेंट भी हमें सही टाइम की दे दी, दैट इज बिफोर नून की। उनके घर तक हम पहुंचे एंड मैं उनके सामने भी नहीं बैठ सकी। वो कुछ पूछ रही थी, मेरे को इतना तकलीफ हो रही थी कि मैं क्लियरली उनको आंसर्स भी नहीं कर सकी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपका प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको शाम को एक हॉस्पिटल का नाम लिया, वहां आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा अभी चलें? हालत इतनी खराब थी कि मैं उसी समय जाने के लिए तैयार थी। और वो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो नहीं, मैं शाम को विजिट करती हूँ और आपको शाम को वहां जाना पड़ेगा। अब जब मेरी ये रात को तबीयत खराब हुई थी, मैंने गुरुजी के दरबार में जाके अरदास की कि गुरुजी
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ नहीं ਜਾਂਦਾ, मतलब मैं साह तो बगैर नहीं रहती। उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि वाकई सांस एक ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने हम सबको दे रखी है कि हम आराम से सांस ले सकते हैं। एंड ऑल्सो तब रियलाइज हुआ कि व्हाट इज कोविड, लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी जब उनको सांस नहीं आया होगा। बट गुरुजी जो मेरी अरदास थी, उसी के कारण नेक्स्ट डे ईएनटी स्पेशलिस्ट मिली, बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो, और उन्होंने मेरी हालत देख के मेरे को कहा कि मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। पहले तो वो अपने क्लिनिक में ढूंढती रही, फिर उन्होंने कहा मेडिसिन लिख के देती हूँ और आप उनको मंगा लो, एंड या तो जाके ले आओ, एंड मैं आपका प्रोसीजर यहीं करने की कोशिश करती हूँ। आप मानेंगे नहीं, जो केमिस्ट था वो डॉक्टर के घर से बेयरली 10 मिनट्स की दूरी पे था, एंड उस केमिस्ट को हमारे तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए। इसमें भी गुरुजी की कोई लीला है। और वो 3 घंटे में उसकी क्लिनिक में नहीं बैठ सकी, मैं इतनी डिस्कम्फर्ट में थी कि मैं बाहर सड़क में धूप में चल रही थी। शायद कुछ कर्म कट रहे थे, कुछ कष्ट कट रहे थे, गुरुजी को पता था क्या है। और जब मैं धूप में चल रही थी मैं ठीक थी, जैसे ही उनकी क्लिनिक में जाती, बैठने की कोशिश करती, मेरे को सांस उखड़नी शुरू हो जाती। 3 घंटे के बाद जब वो केमिस्ट आए, पता नहीं उन्होंने अपना ही कोई मेरे को बहाने वगैरह बताए, जो भी था, वो डॉक्टर थी, उन्होंने प्रोसीजर किया और तब मेरे को ये बोला कि पता नहीं क्या है जो मैं आपका प्रोसीजर यहाँ कर रही हूँ, कि मैंने आज तक कभी नहीं किया और मैं कभी नहीं करती। मैं सबको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ और वहीं रेफर करती हूँ, बट क्योंकि आज संडे था और आज हमारे पास सिर्फ इमरजेंसी वाला स्टाफ होता है, नर्सेस भी ओटी वाली नहीं होती हैं, इसीलिए आई हैव टेकन दिस चांस और मैंने आपका यहाँ पे ही कर दिया। एंड अगर आपको कोई तकलीफ होगी, वैसे तो आपको 12 घंटे तक तो कुछ भी नहीं पता चलेगा और 24 घंटे तक आपको सांस की प्रॉब्लम होगी नहीं, बट अगर होगी तो कल 24 घंटे, कल है तो मंडे है, तो आप हॉस्पिटल में आ सकती हैं। बट दिस इज ऑल गुरुजी महाराज ग्रेस कि मेरा वहां पे प्रोसीजर हुआ, जो भी किया वो डॉक्टर ने कर दिया और उसके बाद मेरे को वो तकलीफ नहीं हुई। बट जो मेरे को फॉल्स हुई थी, मैं बार बार गिर रही थी, इसके लिए मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया और सब कुछ अपसाइड डाउन था, ऊपर नीचे सब कुछ। और धक्का भी लगा कि ये कैसे हो गया महाराज, आपके तो मैं लंगर भी खाती थी, सब कुछ करती थी, और जब मैं डायबिटिक डायग्नोज हुई थी तब भी मेरा HbA1c आपने 6 मेंटेन करके रखा था, चाहे मैं 3 बार लंगर खा के मीठा प्रसाद खाती थी। तो अब सडनली इतना हाई कैसे, सब कुछ ही अपसाइड डाउन, पूरा मेरा प्रोफाइल बिगड़ा हुआ। और ये इंडिकेशंस महाराज दे रहे थे बाय गिविंग मी वेरी फॉल्स, गिरा के बचा के फिर कि एहसास हो, अपनी चेकअप कराए। और साथ साथ में गुरुजी महाराज का एक मैसेज भी आया कि सैर सब तू चंगी चीज है, एंड आई दैट इमीडिएटली आई कनेक्टेड, और मेरे को पता चल गया कि ये महाराज ने मेरे लिए मैसेज भेजा, एंड आई स्टार्टेड टू वॉक। और आप मानोगे नहीं संगत जी, I could almost reverse my sugar levels. They were much under normal conditions, and कहाँ वो HbA1c 9.7 था, which came down to almost less than 6 actually, 5.8 or something. So it's all His grace, His blessings, जो किसी ना किसी तरह पे हमें समझाते हैं, बताते हैं और गाइड करते हैं। उनकी गाइडेंस के बगैर हम कुछ भी नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम कुछ भी नहीं है।
मैं मानती हूँ जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है, बट हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है और वो रीजन सूनर और लेटर हमें पता चल जाता है। अम, मतलब कहीं पर भी अगर आप बैठे हो और आप सीधा गुरुजी से बात करो, कहीं भी किसी भी जगह पे, वो आपकी बात सुनते हैं। मेरे साथ एक बार जब बड़ा मंदिर बंद था, तो हम लोग गए, दर्शन करने गए, तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो अभी नहीं खुलेगा और ये समय नहीं है। और हम लोग आगे, बड़े मंदिर के आगे उस फार्म एरियाज की साइड चले गए। गुरुजी ने वहां पे हमें मोर के रूप में दर्शन दिए, और कुछ देर बाद हमने देखा कि बड़े मंदिर में थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही है, मतलब गेट के पास। हम गाड़ी पार्क करके चल के गए, पीछे से एंटर किया, एंड जैसे ही दरबार में एंटर करने लगे, इतनी फूलों की खुशबू, इतने ज्यादा गुलाबों की खुशबू, जैसे कि वर्षा हो रही है गुलाब जल की। और गुरुजी ने, महाराज ने उस दिन हमें 2 बार दर्शन दिया। हम बाहर आए और फिर अंदर गए, एंड जब मैं अंदर थी, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, और हमने कहा कि प्लीज पानी दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल। नीचे जमीन पे 2-3 पानी की बूंदे थी और मेरा दिल करे उनको ही मैं लिख कर लूं, इतनी बुरी हालत थी। और मन से तब अरदास निकली कि गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ बड़े मंदिर चों भी पानी नहीं मिल रहा, मेरी कंडीशन खराब हो रही है। इतने में हम बाहर आए, और मेरे साथ जो थी उन्होंने एक आंटी को रिक्वेस्ट किया, और वो आंटी कहती है रुको मैं देख के आती हूँ। एंड अल्टीमेटली वो आंटी एक जल प्रसाद की बोतल हमारे लिए लाई, और उसके साथ साथ गुरुजी महाराज ने हमारे को लंगर प्रसाद भी खिलाया। तो ऐसे करके ब्लेसिंग्स देते रहे, और हम लाइफ में आगे बढ़ते गए। मेरी बीच कुछ महीने पहले एक बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई थी, और मैं बहुत अपसेट थी गुरुजी से, बहुत ज्यादा अपसेट थी। और मैं ऑलमोस्ट उनसे लड़के कह रही थी कि गुरुजी, बिकॉज वो यंग थी, छोटे छोटे बच्चे थे, कि ये क्या किया आपने, ऐसे क्यों, उसके साथ क्यों, एक ही मेरी सहेली थी आप उसको भी ले गए। ऐसे मतलब काफी मेरी बात हुई गुरुजी महाराज से, काफी लड़ाई भी हुई, मैंने नाराजगी भी दिखाई। और उसकी डेथ से पहले ही हमारा प्रोग्राम बना था कि मंडे को हमने मंदिर जाना है, और हम मंदिर गए। लोगों ने हमें कहा बारिश हो रही है तो आप मतलब आपको सड़कें क्लियर नहीं मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे, पानी बहुत भरा होगा, ध्यान से जाइए, जल्दी जाइए, टाइम से पहुंचना है। तो हम लोग उस दिन मंदिर गए, रास्ते में कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पानी खड़ा नहीं, कुछ नहीं, वेरी वेरी स्मूथ जर्नी, जैसे कि गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया, आमंत्रित किया, वैसे बिल्कुल स्मूथ जर्नी। हम जोड़ा घर तक गए, तो जोड़े उतारे, और वहां पे किसी ने, कोई कहता है कि अम, आगे से जाके आपको आगे से अंदर एंट्री लेनी है। हमने एंट्री ली, बहुत खुले दर्शन हुए उस दिन महाराज के, बहुत खुले, कोई भी नहीं हमें कह रहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जब वापस जोड़ा घर आए, तो एक आंटी एक बात कर रही थी कि वो स्वरूप वगैरह कहाँ से मिलते, तो वो कहते हैं वहां पे एक खिड़की है, देख लो खुली है कि नहीं, और आपको पता चल जाएगा। अब जब हम वापस आ रहे थे मेन गेट के पास, अभी मैं खड़ी हुई थी, तो एक अंकल कहीं से आते और कहते हैं वो खिड़की पे जाओ और जाके अपनी ब्लेसिंग्स ले लो। तो तब, क्योंकि मैं जोड़ा घर में भी सुन के आई थी, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरे लिए मैसेज भेज रहे हैं महाराज, ब्लेसिंग्स का। और मेंटल कंडीशन भी इतनी खराब थी कि हम खिड़की पे गए, वहां पे हमें गुरुजी का फ्रेम्ड स्वरूप मिला। और जब हम वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ जो आंटी थी, मैंने कहा आपने कैब बुक कर दी, तो कहती हैं
वो तो दिखा रहा है कि 15 मिनट। मैंने कहा तो कैंसिल कर दो, दूसरी बुक कर लेते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, वो कैंसिल हो नहीं रही है। तो हमने कहा चलो देखते। कहती अब तो और 5-10 मिनट और 5 मिनट हो गए, अब 10 मिनट में वो आ ही जाएगा, क्या फिर से बुक करनी। हम लोग साइट पे हो गए एंड इतने सुंदर हमें शिवलिंग के तब दर्शन हुए। क्लाउड्स थे, डार्क ब्लू स्काई हो गया एंड शिवलिंग बिल्कुल क्लियर। रात के समय इतना क्लियरली दिखता नहीं है, बहुत तेज धूप होती है तो आंखें झुंझला जाती है। और उस टाइम पे इतने सुंदर दर्शन दिए गुरुजी ने, शिवलिंग के रूप में इतने सुंदर दर्शन कि मैंने आज तक इतना सुंदर शिवलिंग नहीं देखा था। ऐसा फील हो रहा था कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। एंड तभी एक अंकल वहां पे लंगर प्रसाद बांट रहे थे और हम उनके पास गए। तो मैंने कहा कि अम, अंकल हमें मिल सकता है, क्योंकि उससे पहले संडे में डुगरी में मक्की की रोटी और सरसों का साग था। और अंकल, मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे भी सरसों का साग और मक्की की रोटी बांट रहे हैं। तो अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, ये तो सिर्फ सेवादार अंकल के लिए है। पर पता नहीं गुरुजी ने उनको क्या बोला कि वो कहते हैं अच्छा चलो एक रोटी देता हूँ, आप लोग खा लेना। जब उन्होंने हमें थाली दी तो 2 रोटी डाली, थोड़ा सा सरसों का साग डाला, 2 गुड़ की डलियां डाली मेरे और आंटी के लिए, और फिर पीछे से एक और रोटी प्रसाद उसमें रख दिया। और कहते साइड पे होके खा लेना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे। हम लोगों ने भी बड़े आराम से खाना शुरू किया। एंड पहले तो वो साथ मेरे जो आंटी थी उन्होंने कहा कि मैं तो घर लेके जाऊंगी। मैं कहा मैं तो यहीं खाऊंगी, और मैंने पूरा अपना खाने लग पड़ी। आंटी का पहले खत्म हो गया, और मैं जैसे आंटी को कहने लगी, आंटी ने मेरे मुंह की बात छीन के बोल दिया कि तेरा प्रसाद खत्म होगा तभी हमारी गाड़ी आएगी। और वो ही हुआ, जैसे लंगर प्रसाद खत्म हुआ वहां से वो कैब आ गई, और हम वापस बैठ के अपने बातें करते हुए वापस घर की तरफ आ गए। मैं उतरी और आंटी को जब वो ड्राइवर छोड़ने गया तब आंटी से कहते कि मैं आपसे एक बात करूं। कहते हाँ करो। तो कहते कि मैं ना गुरुजी का संगत हूँ, मैं गुरुजी को मानता हूँ। और जब हम कैब में बैठे थे मैंने देखा था कि वो ड्राइवर अंकल ने शिवलिंग की तरफ देख के मत्था टेका। तो मैंने कहा शायद इनको पता होगा कि एक होली प्लेस है, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने मत्था टेका। तो जब उन्होंने आंटी को बोला कि मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, मेरे परिवार पूरा गुरुजी को मानता है, तब मेरे को वो बात एकदम से स्ट्राइक की। मैं कहा तभी उन्होंने मत्था टेका होगा। और कहते हैं कि जब आप लोगों ने कैब बुक की थी, मैं छतरपुर के पास था और मैं कैंसिल करने लगा था। और क्योंकि मैं गुरुजी में इतना विश्वास करता हूँ, गुरुजी मेरे साथ ही आगे बैठ के मेरी गाड़ी में ही रहते हैं। और उन्होंने मेरे को बोला जा उन्होंने लेके आ ते घर छड़ के आ। तो कहता है फिर गुरुजी ने क्योंकि कहा था वो कुड़िया नु लेके आ ते घर छड़ के आ, इसीलिए मैंने कैंसिल नहीं की और मैं इतनी दूर ड्राइव करके आपको लेने आया। और जब आप लोग गुरुजी के बारे में बातें कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, गुरुजी सामने बैठ के मुस्कुरा रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने उन्हें भेजा और आपने मतलब हमारे साथ ट्रैवल किया। इससे बड़ा सौभाग्य तो किसी का नहीं होता। तो ऐसे गुरुजी मतलब छोटी 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 बातों में अपना होने का प्रमाण देते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। और अब तो मेरे को लगता है ये लाइफ ही एक ब्लेसिंग्स बन गई है, क्योंकि कभी सत्संग से लेट हो रहे हैं तो गुरुजी अरेंज कर देते हैं कि कोई ना कोई घर तक छोड़ आता है, अंधेरे में अकेले आना नहीं पड़ता। हालांकि मेरे को तो ये भी पता है कि गुरुजी महाराज एक बार खुद ही छोड़ने आए थे जब बहुत लेट हो गई थी और कोई कैब खूब नहीं मिल रहा था। आउट ऑफ द ब्लू एक ऑटो वाले आए जो मेरे को घर तक छोड़ के गए, ना उन्होंने पैसे मांगे ना कुछ। और जितने मेरे हाथ पर्स में डालो, जितने पैसे निकले उनको दे दिए, ना उन्होंने गिने, और एकदम से ऑटो चला के चले गए। एंड आफ्टर सम टाइम आई कुडंट सी द लाइट ऑल्सो। तब लगा कि हाँ ये गुरुजी हैं, क्योंकि उसको मेरे घर का पता कैसे पता चला जो मैंने नहीं बताया था।
ये सारी चीजें तब जब हो रही होती हैं आपके साथ तो समझ नहीं आता, दिमाग में पर्दा पड़ जाता है, बट जब बाद में आप सोचे तो आपको पता चलता अरे ये तो गुरुजी की ही करनी थी। ऐसे ही गुरुजी की डे टू डे लाइफ में हमारे को ब्लेस करना, हमारे को हेल्प करना, हमारे को सपोर्ट करना अब नजर आने लग पड़ा है, और अब पता चलता है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। और अगर गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करते, हमारे साथ ना होते, तो लाइफ कितनी मुश्किल होती, कितनी कठिन होती। सो आई थिंक ऐसे तो बहुत सारे छोटे 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 सत्संग हैं जो अनएंडिंग है, बट मैं यही कहूंगी कि गुरुजी आपका करोड़ा करोड़ शुक्राना, अरबा अरब शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपने शरण में लिया। रादर हमारी पूरी संगत की तरफ से शुक्राना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स के बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता था। आपने हमें संभाल रखा है, थाम रखा है और हमें सही राह पे चला रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।